Hello everyone. In this video we are going to talk about treatment of fractures. Treatment of fracture can be considered into three phases. Treatment of fracture को हम तीन phases में divide करते हैं. The first phase is emergency care. Second phase is definitive care. Third phase is rehabilitation. Phase 1 emergency care begins at the site of accident. एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ है उसी जगह पर हम पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करते हैं दैट इज इमरजेंसी केयर. इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल कॉल्ड राइज RICE. R मीन्स रेस्ट टू द पार्ट बाय स्प्लिंटिंग. जिस पार्ट का एक्सीडेंट हुआ है उस पार्ट को हमें रेस्टिंग पोजीशन में रख देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट. आइस थेरापी टू रिड्यूस अकरेंस ऑफ स्वेलिंग. स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें आइस थेरापी देनी चाहिए. कंप्रेशन टू रिड्यूस स्वेलिंग. स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें पार्ट को कंप्रेस कर देना चाहिए. एलिवेशन टू रिड्यूस स्वेलिंग. स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें पार्ट को एलिवेट कर देना चाहिए. रेस्ट टू द पार्ट इज डन बाय स्प्लिंटिंग. स्प्लिंटिंग की हेल्प से हमें पार्ट को रेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए. स्प्लिंट देम वेयर दे लाई. जहाँ पर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है वहीं पर उसे बिना मूव किए पेशेंट को स्प्लिंट प्रोवाइड कर देनी चाहिए. बिफोर अप्लाइंग द स्प्लिंट रिमूव रिंग्स और बैंगल्स वॉर्न बाय द पेशेंट. अगर पेशेंट ने कोई रिंग या फिर बैंगल्स पहनी हुई है तो स्प्लिंट अप्लाई करने से पहले उसे रिमूव कर देना चाहिए. ऑलमोस्ट एनी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट कैन बी यूज्ड फॉर स्प्लिंटिंग. एक्सीडेंट की साइट पे हमें जो कोई भी चीज़ अवेलेबल होती है उसी से स्प्लिंट बना देना चाहिए. इट मे बी अ फोल्डेड न्यूज़पेपर, ए मैगजीन, ए रिजिड कार्डबोर्ड, ए स्टिक, an umbrella, a pillow or a wooden plank. Any available long piece of cloth can be used for tying the splint to the fractured limb. स्प्लिंट को टाई करने के लिए हम कोई भी लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ का यूज कर सकते हैं जो कि एक्सीडेंट साइट पे अवेलेबल हो. द एडवांटेजेस ऑफ स्प्लिंटिंग आर रिलीफ ऑफ पेन बाय प्रिवेंटिंग मूवमेंट एट द फ्रैक्चर. स्प्लिंट की हेल्प से फ्रैक्चर जो है वो मूव नहीं होगा तो पेशेंट को पेन रिलीफ में हेल्प होगी. प्रिवेंशन ऑफ फ्रैक्चर डैमेज टू द स्किन, सॉफ्ट टिश्यू एंड न्यूरोवास्कुलर बंडल्स ऑफ द इंजर्ड एक्सट्रीमिटी. स्प्लिंट की हेल्प से हम फर्दर डैमेज स्किन का, सॉफ्ट टिश्यू का, न्यूरोवास्कुलर बंडल्स का प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज फैट एम्बोलिज्म एंड हाइपोवॉलेमिक शॉक. फैट एम्बोलिज्म एंड हाइपोवॉलेमिक शॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट इज मेड इजियर. पेशेंट को एक्सीडेंट साइट से हॉस्पिटल ले जाने में आसानी होगी. आइस थेरापी. एन इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ आइस टू द इंजर्ड पार्ट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पेन एंड स्वेलिंग. अगर हम आइस अप्लाई करते हैं इंजर्ड पार्ट पे तो पेन और स्वेलिंग रिड्यूस होगा. दिस कैन बी डन बाय टेकिंग क्रस्ड आइस इनटू अ पॉलीथीन बैग एंड कवरिंग इट विथ वेट टॉवेल. आइस थेरापी के लिए हमें क्रस्ड आइस लेना चाहिए पॉलीथीन में जिसको वेट टॉवेल से कवर कर देना चाहिए. कमर्शियली अवेलेबल आइस पैक कैन ऑल्सो बी यूज्ड. अगर आइस पैक अवेलेबल है तो उसे भी यूज कर सकते हैं. Any wound if present has to be covered with sterile clean cloth. अगर कोई wound present है तो हम उसे clean cloth से cover कर सकते हैं. Compression. A crab bandage is applied over the injured part, making sure that it is not too tight. Crab bandage की help से हम injured part को compress कर सकते हैं लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा टाइट ना हो. Elevation. The limb is elevated so that the injured part is above the level of heart. हमें लिम्ब को इतना एलिवेट करना चाहिए कि वो हार्ट के लेवल से अबव रहे. फॉर लोअर लिम्ब दिस कैन बी डन यूजिंग पिलोज. लोअर लिम्ब को एलिवेट करने के लिए हम पिलो का यूज कर सकते हैं. फॉर अपर लिम्ब ए स्लिंग एंड पिलो कैन बी यूज्ड. अपर लिम्ब को एलिवेट रखने के लिए हम स्लिंग या फिर पिलो का यूज कर सकते हैं. इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट. Soon after a patient with musculoskeletal trauma is received to an emergency department. जैसे ही हम पेशेंट को एक्सीडेंट साइट से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर आते हैं one has to act in coordinated way. हर किसी को अपना काम coordinated way में करना चाहिए. It is most important to provide if required basic life support. अगर पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसे प्रोवाइड करनी चाहिए. बेसिक लाइफ सपोर्ट रिक्वायरमेंट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द साइंस ऑफ हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, इन्वेजन ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल्स इन द बॉडी. Particular attention is paid to the heart injury, chest injury and abdominal injury. अगर पेशेंट को कोई हार्ट इंजरी, चेस्ट इंजरी या फिर एब्डोमिनल इंजरी है तो सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए. दिस कैन बी कॉज ऑफ अर्ली फैटेलिटी. अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो हो सकता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाए. एनी ब्लीडिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टॉप्ड बाय लोकल प्रेशर. अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो लोकल प्रेशर से उसे स्टॉप करना चाहिए. द फ्रैक्चर्ड लिम्ब इज एग्जामिन्ड टू एक्सक्लूड इंजरी टू नर्व्स और वेसल्स. पेशेंट को कोई नर्व में या फिर वेसल्स में इंजरी हुई है या नहीं हुई ये एक्सक्लूड करने के लिए लिम्ब को एग्जामिन करना चाहिए. इन एडिशन टू स्प्लिंटिंग द पेशेंट शुड मेड कंफर्टेबल बाय गिविंग हिम इंट्रामस्कुलर एनाल्जेसिक. स्प्लिंटिंग के साथ साथ हम पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए इंट्रामस्कुलर एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं. इन केस विद सस्पेक्टेड हेड इंजरी नार्कोटिक एनाल्जेसिक शुड बी अवॉइडेड. अगर पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक नहीं देनी चाहिए. ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में बी गिवन टू दोज विद ओपन फ्रैक्चर्स.
फ्रैक्चर्स। अगर फ्रैक्चर ओपन है तो हम उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इट इज ओनली आफ्टर द इमरजेंसी केयर हैज बीन गिवन एंड इट इज एंश्योर दैट द पेशेंट इज स्टेबल। पेशेंट को इमरजेंसी केयर देने के बाद और ये जानने के बाद कि वो स्टेबल है, he should be sent for suitable radiological and other investigation under supervision. Radiological and other investigation such as X-ray and CT scan करवाने के लिए हम पेशेंट को अलाउ कर सकते हैं under supervision. These are the splint that are used in emergency department. Wooden plank, Kramer wire splint, Thomas splint, inflatable splint, head halter sling. Fundamental principles of fracture treatment. The three fundamental principles of the treatment of a fracture are 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो कि फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। रिडक्शन, immobilization and preservation of functions. Reduction is the technique of setting a displaced fracture to proper alignment. रिडक्शन मीनिंग कि जो फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड हुआ है उसे प्रॉपर अलाइनमेंट में रखना। दिस में बी डन बाय नॉन ऑपरेटिवली और ऑपरेटिवली, सो इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एंड ओपन रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। अगर बॉडी पार्ट को ओपन करके हम रिडक्शन करते हैं तो उसे ओपन रिडक्शन बोलते हैं, और बॉडी पार्ट को बिना ओपन किए अगर हम रिडक्शन करते हैं तो उसे क्लोज रिडक्शन बोलते हैं। इमोबिलाइजेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन द बोन्स इन रिड्यूस्ड पोजीशन। जो हमने रिडक्शन किया है उसे मेंटेन करने के लिए इमोबिलाइजेशन इज नेसेसरी। दिस में बी डन बाय एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन सच एज प्लास्टर एक्सेट्रा। प्लास्टर लगाकर हम एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं, और बाय इंटरनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर यूजिंग रोड्स, प्लेट्स, स्क्रू एक्सेट्रा। या फिर हम इंटरनली भी बोन को इमोबिलाइज रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोड्स, प्लेट्स, स्क्रू एक्सेट्रा टू प्रिजर्व द फंक्शन ऑफ द लिम्ब। फिजियोथेरेपी ऑल थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। लिम्ब के फंक्शन को प्रिजर्व करने के लिए फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। इवन व्हेन द लिम्ब इज इमोबिलाइज्ड इट इज नेसेसरी। अगर लिम्ब इमोबिलाइज्ड भी है तब भी फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बाय फंक्शनल यूज ऑफ द लिम्ब। हमें फ्रैक्चर हुआ है फिर भी इस पार्ट को हम फंक्शनली यूज कर रहे हैं, फिर भी फ्रैक्चर जो है वो यूनाइट हो जाएगा। सम फ्रैक्चर्स नीड नो रिडक्शन और इमोबिलाइजेशन। ट्रीटमेंट बाय फंक्शनल यूज ऑफ द लिम्ब, इसमें हमें रिडक्शन की या फिर इमोबिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। दिस फ्रैक्चर यूनाइट डिस्पाइट फंक्शनल यूज ऑफ द पार्ट। फ्रैक्चर हुआ है फिर भी अगर हम उस पार्ट का यूज कर रहे हैं तो भी ये फ्रैक्चर यूनाइट हो जाएगा। सिंपल एनाल्जेसिक एंड स्प्लिंटिंग आर नीडेड फॉर द इनिशियल फ्यू डेज, बेसिकली फॉर पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के लिए हम एनाल्जेसिक या फिर स्प्लिंट दे सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज फ्रैक्चर्ड रिब्स, स्कैपुला। Treatment by immobilization alone. In some fracture, mere immobilization of the fracture in whatever position is enough. कुछ फ्रैक्चर को सिर्फ हम इमोबिलाइज करके ट्रीट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सम फ्रैक्चर्स ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ट्रीटमेंट बाय क्लोज रिडक्शन फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन। इसमें हम पहले फ्रैक्चर का क्लोज रिडक्शन करेंगे, उसके बाद इमोबिलाइजेशन करेंगे। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ट्रीटेड नॉन ऑपरेटिवली। जिस फ्रैक्चर को हम नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट करते हैं उसमें यही रिक्वायरमेंट होती है। द रिडक्शन कुड बी डन अंडर एनेस्थीसिया। रिडक्शन करने के लिए हम एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। इमोबिलाइजेशन इज यूजुअली इन अ प्लास्टर कास्ट, और इमोबिलाइज करने के लिए हम प्लास्टर कास्ट का यूज करेंगे। क्लोज्ड रिडक्शन एंड परक्यूटेनियस फिक्सेशन। This is done for the fracture which thought can be reduced by close manipulation but are unstable and are likely to displace subsequently. ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हमें लगा था कि क्लोज मैनिपुलेशन करने के बाद ये फ्रैक्चर स्टेबल रहेंगे, लेकिन वो अनस्टेबल हो गए और डिस्प्लेस्ड होने लगे बार बार, तो ऐसे फ्रैक्चर में हमें क्लोज रिडक्शन के बाद परक्यूटेनियस फिक्सेशन भी देना पड़ता है। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। इसमें हम फ्रैक्चर को ओपन करके रिडक्शन करेंगे और उसके बाद इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। देयर आर सम फ्रैक्चर्स सच एज इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स वेयर एक्यूरेट रिडक्शन, स्टेबल फिक्सेशन एंड अर्ली मोबिलाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिगेन जॉइंट फंक्शंस। Such fracture are best treated by open reduction and internal fixation. Intra-articular fracture में हमें accurate reduction, stable fixation और early mobilization चाहिए होता है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन की हेल्प से ठीक करते हैं। सम अनस्टेबल फ्रैक्चर आर ऑल्सो ट्रीटेड बाय दिस मेथड। अनस्टेबल फ्रैक्चर को भी हम ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन से ठीक कर सकते हैं। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। देयर इज ट्रेंड टुवर्ड्स ट्रीटिंग फ्रैक्चर्स विथ मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स। ज्यादातर फ्रैक्चर जो है वो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक की हेल्प से ही ट्रीट किए जाते हैं। इन दिस इमेज इंटेंसिफायर इज यूज्ड टू एड रिडक्शन विदाउट ओपनिंग द फ्रैक्चर। इसमें हम इमेज इंटेंसिफायर का यूज करते हैं रिडक्शन करने के लिए बिना फ्रैक्चर को ओपन किए। द फ्रैक्चर इज देन स्टेबिलाइज्ड इंटरनली यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस सच एज रोड्स, प्लेट्स एक्सेट्रा। रोड्स एंड प्लेट ऐसे डिवाइसेस है जिसका हम यूज करते हैं इंटरनली स्टेबिलाइज करने के लिए। दिस डिवाइसेस आर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू स्मॉल इंसिजन यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंटेशन। स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन की हेल्प से रोड्स और प्लेट को हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं स्मॉल इंसिजन लगाकर। Advantages of minimally invasive surgery. Blood supply of the bone is preserved and thus early union occur. इसमें ब्लड सप्लाई बोन की जो है वो प्रिजर्व की जाती है ताकि अर्ली यूनियन हो। लेस पेन एंड अर्ली रिकवरी। रिकवरी बहुत जल्दी होगी और पेन बहुत कम होगा। Phase 3 Rehabilitation of a fractured limb. Rehabilitation of a fractured limb begins at the time of injury and goes on till maximum possible functions have been regained. Rehabilitation तभी से स्टार्ट हो जाता है जब हमें इंजरी हुई थी और तब तक चलता है जब तक हमें मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शन नहीं मिल जाता। It consists of joint mobilization, muscle re-education exercise and instruction regarding gait training. Rehabilitation का जो फेज है उसमें 3 चीजें होती है, joint mobilization, muscle re-education exercise and instruction regarding gait training. Joint mobilization. The joint adjacent to an injured bone tends to get stiff due to जिस बोन में हमें इंजरी हुई है उसका एडजेसेंट जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाएगा इमोबिलाइजेशन की वजह से। इनएबिलिटी टू मूव जॉइंट ड्यू टू पेन। पेन की वजह से वो उस जॉइंट को मूव नहीं करेगा इसीलिए। एंड एसोसिएटेड इंजरी टू द जॉइंट एज वेल। और जॉइंट की एसोसिएटेड इंजरी की वजह से। टू प्रिवेंट स्टिफनेस द जॉइंट शुड बी मोबिलाइज्ड एज सून एज पॉसिबल। जॉइंट में स्टिफनेस ना हो इसीलिए हमें जॉइंट को मूव करना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। दिस इज डन इनिशियली बाय पैसिव मोबिलाइजेशन। इनिशियल स्टेज में हम पेशेंट को पैसिव मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। वंस द पेन इज रिड्यूस द पेशेंट इज एनकरेज्ड टू मूव द जॉइंट हिमसेल्फ विद असिस्टेंस। जब पेशेंट का पेन धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो चुका हो तो हम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करवाएंगे और मूव जॉइंट बाय हिमसेल्फ। उसके बाद हम पेशेंट को एक्टिव मोबिलाइजेशन करवाएंगे। कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन की हेल्प से भी हम पेशेंट को जॉइंट की मूवमेंट करवा सकते हैं। मसल रीएडुकेशन एक्सरसाइज। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूज द मसल गेट वेस्टेड क्विकली। मसल को यूज ना करने की वजह से मसल जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। दिस कैन बी डन इवन ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन और आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन। मसल रीएडुकेशन एक्सरसाइज जब जॉइंट इमोबिलाइज हो तभी करवा सकते हैं या फिर जब एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन को रिमूव कर दिया जाए तभी करवा सकते हैं। ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन इवन व्हाइल द फ्रैक्चर इज इमोबिलाइज्ड द जॉइंट्स व्हिच आर आउट ऑफ द प्लास्टर शुड बी मूव्ड टू प्रिवेंट स्टिफनेस एंड वेस्टिंग ऑफ द मसल्स। जब जॉइंट इमोबिलाइजेशन है तो प्लास्टर के बाहर के जो जॉइंट है हम उसे मूव करवा सकते हैं ताकि उस मसल की स्टिफनेस और वेस्टिंग ना हो। द मसल्स वर्किंग ऑन द जॉइंट इनसाइड द प्लास्टर कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट मूविंग द जॉइंट्स। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन में जॉइंट की मूवमेंट नहीं होगी पर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिस मेंटेन सम फंक्शंस ऑफ द इमोबिलाइज्ड मसल्स। सो इमोबिलाइज्ड मसल की कुछ फंक्शन को ये मेंटेन रखेगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ इमोबिलाइजेशन आफ्टर ए लिम्ब इज इमोबिलाइज्ड फॉर सम पीरियड इट गेट्स स्टिफ। अगर लिम्ब जो है वो इमोबिलाइज रहता है कुछ पीरियड के लिए तो वो स्टिफ हो जाएगा। एज द प्लास्टर इज रिमूव्ड द फॉलोइंग केयर इज रिक्वायर्ड। जैसे ही हम प्लास्टर को रिमूव करते हैं तो दिस आर द फॉलोइंग थिंग्स दैट वी नीड टू डू। द स्किन इज क्लीन्ड, स्केल्स रिमूव्ड एंड सम ऑयल अप्लाइड। प्लास्टर को रिमूव करने के बाद हमें स्किन को क्लीन करना चाहिए, स्केल्स को रिमूव करना चाहिए और ऑयल को अप्लाई करना चाहिए। The joints are moved to regain the range of motion. Hot fomentation, active and active assisted joint mobilizing exercises are required. जो हमारी रेंज ऑफ मोशन थी उसे रिगेन करने के लिए एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करवानी चाहिए। The muscles wasted due to prolonged immobilization are exercised. Prolonged immobilization की वजह से जो मसल वेस्ट हो गए थे हम उन्हें एक्सरसाइज करवाएंगे। फंक्शनल यूज ऑफ द लिम्ब। अब हम लिम्ब को फंक्शनली यूज करना स्टार्ट करेंगे। इन लोअर लिम्ब इंजरी ग्रेजुअल वेट बेयरिंग स्टार्टेड पार्शियल फॉलोड बाय फुल। अगर लोअर लिम्ब में इंजरी हुई थी तो उस लिम्ब में हम पार्शियली वेट बेयरिंग करवाएंगे, उसके बाद फुल वेट बेयरिंग ऑन दैट लिम्ब। वन में नीड टू सपोर्ट द लिम्ब इन अ ब्रेस, कैलिपर, कास्ट एक्सेट्रा। अगर ज़रूरत है तो हम लिम्ब को ब्रेस, कैलिपर या फिर कास्ट की हेल्प से सपोर्ट कर सकते हैं। वॉकिंग एड्स सच एज वॉकर, ए पेयर ऑफ क्रचेस, स्टिक एक्सेट्रा में बी नेसेसरी। अगर पेशेंट को किसी भी तरह के वॉकिंग एड्स की ज़रूरत है जैसे कि वॉकर, क्रचेस, स्टिक तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। जनरल प्लान फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, अनडिस्प्लेस्ड एंड डिस्प्लेस्ड। इफ फ्रैक्चर इज अनडिस्प्लेस्ड इट रिक्वायर्स इमोबिलाइजेशन एंड देन फिजियोथेरेपी। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर को दो तरह से ट्रीट किया जा सकता है, क्लोज रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में मैनिपुलेशन एंड ट्रैक्शन। क्लोज रिडक्शन में एक्सेप्टेबल पोजीशन एंड अनएक्सेप्टेबल पोजीशन। इन एक्सेप्टेबल पोजीशन इमोबिलाइजेशन एंड देन फिजियोथेरेपी। अनएक्सेप्टेबल पोजीशन में ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन एंड देन फिजियोथेरेपी। ओपन फ्रैक्चर में ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन एंड देन फिजियोथेरेपी।